हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो आज के हमारे टॉपिक हैं केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका, पर्यवेक्षक के रूप में पर्यवेक्षक के कार्यों में प्रधानाचार्य की भूमिका। आज के हमारे ये टॉपिक हैं। तो ये चारों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इन्हें चुना है। तो सबसे पहला है हमारा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। तो केंद्रीकरण क्या है? शिक्षा के केंद्रीकरण से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा या शैक्षिक संगठन पर नियंत्रण किसका हो। यानी शिक्षा के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना होता है कि शिक्षा या शैक्षिक संगठन पर नियंत्रण किसका हो, या तो केंद्रीय हो या फिर विकेंद्रीय हो। शिक्षा एक शक्तिशाली परिवर्तन का माध्यम है, अतः प्रत्येक सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे अपने पास रखती है। यही कारण है कि शिक्षा का प्रशासन राज्य की राजनीतिक प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप होता है। समाजवादी सरकार में शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की विचारधारा के अनुरूप ढालने का होता है। यानी कि जो समाजवादी होती है सरकार, समाज मतलब जो समाज के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें कोई एक प्रशासन करता है और वह जैसा चाहता है वैसा करता है। उसके अनुरूप ही उसके नीचे जो व्यक्ति होते हैं काम करने वाले, उन्हें अपने उस लीडर के अनुरूप ही कार्य करना होता है। और दूसरा है हमारा जनतंत्रीय प्रशासन। यानी कि जनतंत्रीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं क्षमताओं के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रशासन दो प्रकार का होता है, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। प्रशासन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। तो सबसे पहला है हमारा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में केंद्र की सत्ता संपन्न होती है। निचले स्तरों पर नियंत्रण का अधिकार नहीं किया जाता। यदि दिया भी जाता है तो वह नगण्य रूप में होता है या फिर प्रभावहीन होता है। इस प्रकार के प्रशासन की यह मान्यता होती है कि प्रशासन विशेषज्ञों एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्रशासन है, इसमें जो केंद्रीकरण में जो व्यक्ति प्रशासन करेगा उसे अनुभव होना चाहिए, वह विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी तो वह प्रशासन कर पाएगा, अपने नीचे के व्यक्तियों को आदेश दे पाएगा कि आपको कार्य किस प्रकार से करना है। इस प्रकार की प्रशासनिक पद्धति में कोई भी शब्द एवं समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को तैयार कर सकता है। इसमें समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को तैयार करता है। इस प्रकार की शासन पद्धति कार्य पद्धति में समरूपता होती है, कार्य करने की भी समान परिस्थितियां होती हैं तथा नियमों को कठोरता से लागू करने पर लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान परिस्थितियां होती हैं, जैसा आप उनका लीडर कहता है उन्हें वैसा ही करना होता है। कार्य पद्धति एक सी होती है, शासन पद्धति एक सी होती है। और अगर नियमों को कठोरता से लागू कर दिया जाए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से शैक्षिक अवसर जुटा पाना संभव नहीं होता, अतः शैक्षिक अवसरों की समानता जैसे लक्ष्यों की उपेक्षा होती है। इस प्रशासन में योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, अतः कोई भी परिवर्तन आसानी से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए नवाचार यानी नए विचार हेतु नियमों से परे हटना पड़ता है। यानी इस केंद्रीयकरण में प्रशासन में कोई भी नियम आसानी से लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी परिवर्तन आसानी से लागू नहीं किया जा सकता।
जैसे नियम पहले से लागू होते हुए आ रहे हैं वैसे ही उसी के अनुसार करना होता है। और अगर कोई परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए कठिनता का मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, कठिनाई से ही लागू होगा अगर हमें कोई परिवर्तन करना भी हो तो। अब है केंद्रीकरण के लाभ। केंद्रीकरण के लाभ, कार्य क्षेत्रों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित करके बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। नीतियों योजनाओं में उचित सीमा तक एक रूपता बनाए रखने में सक्षम होती है, यानी उचित सीमा तक एक रूपता बनाए रखता है केंद्रीयकरण प्रशासन। दक्षता के उच्चतम स्तर और उत्तम परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। अब है केंद्रीयकरण की हानियाँ। केंद्रीयकरण प्रशासन में गत्यात्मकता तथा लचीलेपन का अभाव होता है। उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। जैसा पहले से निर्धारित होता है तो उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति की भावना, रुचि, क्षमता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं है। लक्ष्यों के निर्धारण में सामान्य लोगों के हितों, रुचियों, आवश्यकताओं व क्षमताओं को नकार दिया जाता है, जो कि शैक्षिक प्रक्रिया के वास्तविक भागीदार होते हैं। इसमें जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनकी रुचियों, आवश्यकताओं का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें जैसा कहा जाता है वे वैसा ही करते हैं। केंद्रीयकरण व्यवस्था में एक रूपता, मितव्ययिता तथा दक्षता को लाने के प्रयास में नवीन विचारों, प्रयोग, अनुसंधान की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये था हमारा केंद्रीयकरण। अब है हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसका उल्टा है। उसमें केंद्रीकरण में एक व्यक्ति का प्रशासन था, इसमें जो कार्य करना होता है वह थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट दिया जाता है। इसमें कोई एक व्यक्ति प्रशासन नहीं करता, बल्कि इसमें वो व्यक्ति अपने जो कार्य हैं वो अन्य लोगों को बांट देता है और खुद आराम से बैठता है। उसे मतलब ये सोचिए कराया खाना, कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े और क्रेडिट उससे मिल जाए। अब है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण प्रशासन में केंद्र अपनी शक्तियों को विभिन्न भागों में हस्तांतरित करता है तथा स्वयं कम से कम हस्तक्षेप करके स्थानीय इकाइयों को स्वयं अपने तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता एवं आत्मनिश्चय के अधिकारों को पुष्ट करती है। यह प्रणाली शिक्षा को एक सहयोगात्मक कार्य के रूप में ग्रहण करती है, जिसे समाज के रचना करने वाले समूह को रुचि एवं समर्थन के अभाव में सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। यह एक सहयोगात्मक कार्य के रूप में ग्रहण करती है। इसमें व्यक्ति एक सामूहिक रूप से कार्य करता है। इसकी क्रियाएं वैज्ञानिक अनुभवजन्य तथा प्रयोगात्मक स्वरूप लिए होती हैं। यह विकासोन्मुख और गत्यात्मक होती है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली में शासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। शासन का कार्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराना, परामर्श देना, प्रेरणा प्रदान करना तथा स्थानीय प्रयासों का उत्साहवर्धन करना होता है। वह उन पर नियंत्रण कर प्रयास नहीं करता। विकेंद्रीकरण प्रणाली स्थानीय दशाओं के अनुरूप अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है तथा विभिन्नताओं और मौलिकताओं को संरक्षण प्रदान करती है, यानी कि उसे आवश्यकता की तरह देखते हुए उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता। तो अब है विकेंद्रीकरण मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। अब है विकेंद्रीकरण के लाभ। विकेंद्रीकरण प्रणाली में क्रियाशीलता तथा प्रयोगात्मकता होती है। पाठ्यक्रम तथा विधियां स्थानीय दशाओं, जीवन, संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित होती हैं, अतः स्थानीय दशाओं का सही चित्रण करती है। अब है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है, अतः इसमें उत्तरदायित्व निर्वाह, भागीदारी, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और संतोष में वृद्धि होती है। विकेंद्रीकरण विविधता को सुरक्षित रखते हुए एक रूपता को समाप्त करता है।
अब है विकेंद्रीकरण की कमियाँ। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में अवसरों की असमानता बढ़ती है तथा शैक्षिक संरचना में भी अत्यधिक असमानता दिखाई देती है। इस विकेंद्रीकरण में अवसरों की असमानता होती है, इसमें सभी को एक समान अवसर प्राप्त नहीं होता। शैक्षिक संरचना में भी असमानता दिखाई देती है। विकेंद्रीकरण में अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ जन्म लेती हैं जो समय के साथ अधिकाधिक स्वायत्तता की कामना करने लगती हैं। यानी इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटे छोटे समूह जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लेंगे तो उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी बढ़ेंगी धीरे धीरे, तो मतलब उनमें स्वायत्तता की भी कामना जागृत होने लगती है, स्वायत्तता की भावना। परिणाम स्वरूप विघटनकारी प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं जो इसे मतलब विच्छेदित कर देती हैं। तो अब हमारा अगला हेडिंग, प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका यानी कि रोल ऑफ प्रिंसिपल। विद्यालय में प्रधानाचार्य का मुख्य स्थान होता है। तो प्रधानाचार्य के बारे में पीसी रेन ने लिखा है, घड़ी में मेन स्प्रिंग, मशीन में फ्लाई व्हील और स्टीमशिप यानी जलयान में इंजन का जो कार्य होता है वो स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। किसी भी विद्यालय की प्रगति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सूझ, प्रशासकीय क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करती है। निर्देशन प्रक्रिया को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है, अतः निर्देशन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य का नेतृत्व प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानाचार्य विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रशासकीय प्रधान होता है। अत्यधिक कार्यभार किसी भी योग्य शिक्षक को सौंप सकता है, लेकिन अपने समर्थन तथा नेतृत्व को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। वह अपने कार्यों को तो अन्य योग्य टीचर्स को सौंप सकता है, लेकिन जो उसका समर्थन है वो नेतृत्व वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। अतः प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त सहयोगी शिक्षकों को निर्देशन कार्य हेतु प्रोत्साहित करे और उन्हें समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब है प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का मुख्य अधिकारी होता है। विद्यालय की समस्त क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए वही उत्तरदायी होता है। विद्यालय का समस्त कार्यभार प्रधानाध्यापक के सर पर होता है। विद्यालय की कामयाबी सभी का श्रेय प्रधानाचार्य को जाता है। निर्देशन कार्यक्रम विद्यालय के कार्यक्रम का ही अंग होता है और प्रधानाचार्य के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालय में योग्य एवं कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, निर्देशन कार्य हेतु समुचित समय देना, निर्देशन समिति का गठन करना, छात्रों के अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना, उन्हें बताना कि हमारे स्कूल में आपके बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं वो सब बताना, निर्देशन कार्य के लिए धन की व्यवस्था करना, उत्तम भवन की व्यवस्था करना, विद्यालय के शिक्षकों को निर्देशन का महत्व, समस्याएं, उद्देश्यों को समझने में सहयोग प्रदान करना, शिक्षक की मदद करना, सहयोग करना, शिक्षक की क्रियाओं का निरीक्षण करना, जो स्कूल में क्रियाएं होती हैं उनका निरीक्षण करना। अब है हमारा 4th पॉइंट। जो यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं इससे पहले की वीडियो हम अपने दूसरे चैनल पर डाल चुके हैं, वो आपको हमारी प्रिंस गोयल के नाम से है हमारा वो चैनल, प्रिंस गोयल सर्च कीजिए और उसमें आपको प्रिंस गोयल एमएड 4th सेमेस्टर डालकर सर्च कीजिए, उसमें आपको ये सब पॉइंट मिल जाएंगे प्रबंधन से संबंधित। तो जाइए हमारे प्रिंस गोयल उस चैनल पर और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें ये वीडियो देख लीजिए। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट, पर्यवेक्षक के कार्यों में प्रधानाचार्य की भूमिका यानी कि रोल ऑफ हेडमास्टर इन सुपरवाइजरी फंक्शंस। विद्यालय के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुशल व योग्य प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रधानाध्यापक में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे वो गुणों से युक्त होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। पीसी रेन में लिखा है, इसमें भी आप वही लाइन डाल सकते हैं कि एक घड़ी में जो
मुख्य स्प्रिंग का काम है, मशीन में पहिए का काम है, जलयान में इंजन का काम है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। राय वर्ण के अनुसार विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। यानी जिस प्रकार जहाज में कप्तान का रोल होता है, कप्तान के इशारे पर ही जहाज चलता है, किस दिशा में मुड़ना है, कैसे करना है, सब इसका यह सब बातें पूछकर कप्तान से पूछी जाती हैं। तो उसी प्रकार विद्यालय में कि विद्यालय के कार्यों में विद्यालय को कैसे अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, यह सब एक प्रधानाचार्य की अंडर में ही होता है, इसके प्रधानाचार्य की देखरेख में ही होता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जहाज में कप्तान का। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रधानाध्यापक के संबंध में यह कहा गया है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय रूपी पहिए की वह धुरी है जिसके चारों ओर पाठशाला के समस्त कार्यक्रम चक्कर लगाते हैं। यानी कि पहिए की वह दूरी है जिसके चारों ओर पाठशाला के समस्त कार्यक्रम चक्कर लगाते हैं। एक सफल व योग्य प्रधानाध्यापक वह होता है जो शिक्षालय के परिवेक्षकीय कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके। विद्यालय के परिवेक्षीय कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक में कुछ विशिष्ट योग्यताओं का होना आवश्यक है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। प्रधानाचार्य को नंबर 1, प्रधानाचार्य को विद्यालय बजट तथा कार्यालय के रजिस्ट्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि कार्यालय में जो रजिस्ट्री होती है उन सबका ध्यान रखना चाहिए और उनका समय समय पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। विद्यालय में कर्मठ व कुशल अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक को शाला से संबंधित प्रत्येक कार्य के प्रति सजग होना चाहिए। विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यों का निरीक्षण करने हेतु प्रधानाध्यापक में पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। विद्यालय में योग्य व उत्तम कार्य करने वाले शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य के निर्देश, भाषण व कक्षा पर्यवेक्षण प्रभावशाली होना चाहिए। विद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का उचित विभाजन करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय की उन्नति तथा विकास हेतु विद्यालय में कार्यरत अन्य अध्यापकों को प्रेरित करना चाहिए। प्रधानाध्यापक के कार्यों में धैर्य, सहिष्णुता व उदारता होनी चाहिए। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ बता दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, लाइक के माध्यम से ही बता दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।